अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में पुराने किलों या इमारतों में जाने से डरते हैं? क्या सच में प्रेत आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी परेशान करते होंगे। कई लोगों का मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है और विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां अंधविश्वास की बात है वो अपनी जगह पर अभी भी काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में अभी भी पुराने रहस्य अपनी जड़ें फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात लागू होती है। यहाँ भी लोग आज भी भूत प्रेत डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को बड़े चाव से सुनते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियां हकीकत बनकर सामने आ जाएं, तो क्या होगा? ऐसा सोचने भर से ही कठोर से कठोर व्यक्ति भी डर से कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जहां भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। उन्हीं में से एक है हॉन्टेड होटल ऊटी। फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऊटी में स्थित इस होटल का निर्माण वर्ष 1844 में हुआ था। अपने खूबसूरत आर्किटेक्चर के अलावा ये लोगों के बीच एक और वजह से फेमस है। कहते हैं बॉलीवुड फिल्म राज की शूटिंग के दौरान इसके हॉन्टेड होने की बात सामने आई थी। इतना ही नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के चलते इस होटल को कुछ वक्त के लिए बंद भी कर दिया गया। नमस्कार, माय टाउन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 248। तमिलनाडु का ऊटी फिल्म डायरेक्टर्स के लिए हमेशा ही एक ऐसी जगह रही है जहां उन्हें शूटिंग करना बेहद पसंद रहा है। सौरभ भी फिल्म शूट करने के इरादे से ऊटी के एक होटल में पहुंचा था। बड़ी किस्मत से एक बहुत बड़ा फाइनेंसर मिला था, अच्छा प्रोड्यूसर मिला और सौरभ की पहली फिल्म और ड्रीम प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ। पूरी यूनिट लेकर सबसे जरूरी सीन शूट करने सौरभ ऊटी पहुंचा। ऊटी में हॉन्टेड होटल के ढेर सारी कहानियां और किस्से मशहूर हैं और उन्हीं में से एक पर अपनी ही कहानी बनाकर फिल्म बनाने सौरभ मुंबई से निकला। लेकिन रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण रात और देर काफी ज्यादा हो गई थी और थकान भी काफी थी, तो सोचा शूट सुबह से ही शुरू करेंगे। सबके रुकने का इंतजाम उसी होटल के एक हिस्से में था। शूट के लिए सौरभ ने पूरा होटल पहले ही बुक करवा लिया था। इसी वजह से बाकी सारा होटल बिल्कुल खाली और वीरान था। अपने कमरे में बैठा सौरभ लैंप के पास एक किताब पढ़ रहा था जब अचानक से लैंप के बल्ब में स्पार्क होने लगा। बल्ब अपने आप जलने बुझने लगा और एक अजीब सी आवाज करने लगा। इस आवाज को सुनकर ऐसा लगने लगा मानो बल्ब अभी फट जाएगा। सौरभ ने अपने स्ट्रगल के दिनों में ऐसे कई सारे बल्ब और ट्यूबलाइट सही किए थे, तो सौरभ ने हाथ बढ़ाकर लैंप का कवर उतारा और वो आवाज करता बल्ब जैसे ही ठीक लगाने को हुआ कि वो बल्ब जोर की आवाज से फटा। बल्ब के टूटते ही सौरभ के चेहरे पर कांच के टुकड़े गड़ गए। सौरभ दर्द से जोर जोर से चीखने लगा और कमरे से बाहर जाने को दरवाजे की ओर अंदाजे से जाने लगा। उसकी चीखने की आवाज सुनकर पूरी यूनिट के लोग भागते हुए वहां आए और उनमें से कैमरामैन राहुल ने कहा, अरे क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हो? सौरभ काफी दर्द में था, तो दर्द से कराहते हुए सौरभ ने बोला, वो लैंप का बल्ब मेरे चेहरे पे फूटा अभी। डॉक्टर को बुलाओ यार, कहीं आंख में कांच ना चला गया हो।
पूरे कमरे में ये सुनकर सन्नाटा सा छा गया। सौरभ को भी एहसास हुआ कि उसे तो दर्द होना चाहिए था, पर जरा सा भी दर्द पूरे चेहरे में कहीं नहीं था। चेहरे से हाथ हटाकर उसने आंखें खोली तो सामने सबको खड़े हुए देखा। तो कुछ लोग खुद में ही बातें करते हुए सौरभ की तरफ देखते हुए कुछ लोग बात कर रहे थे और कुछ लोग पीछे लैंप को देखे या सौरभ को देखे ये नहीं समझ पा रहे थे। सौरभ ने पलटकर पीछे लैंप की तरफ देखा तो सौरभ को एक पल के लिए खुद पर ही यकीन नहीं हुआ, क्योंकि लैंप बिल्कुल ठीक था और सही तरीके से जगमगा रहा था। सौरभ ने अपनी आंखों से बल्ब को फटते हुए अभी अभी देखा था। इस सारी घटना के बाद सौरभ कुछ भी समझने की हालत में नहीं था। बिना कोई सवाल किए सौरभ अब उस कमरे में जाने को तैयार ही नहीं था। लेकिन फिर भी यूनिट के लोगों के जाने के बाद 2 लोगों के साथ गौरव अंदर गया और अपना सामान अभी उठाने को हुआ ही था तो इस बार उन सबके सामने सचमुच वो बल्ब कुछ देर तक स्पार्क की आवाज करता हुआ जला, बुझा और उसके बाद सचमुच वो बल्ब फट गया। उस बल्ब के फटने की आवाज से मानो सौरभ की सांसें तक रुक गई थी। सौरभ के डर से हाथ पैर कांप रहे थे। सौरभ को किसी तरह कमरे से बाहर लाकर उसे समझाते हुए यूनिट के लड़कों में से एक ने कहा, सर ये तो बस यूं ही वोल्टेज की प्रॉब्लम है, आप परेशान ना होइए, अभी स्टेबलाइजर ऑन करते ही सब ठीक हो जाएगा। इतना कह के वॉकी टॉकी पे स्टेबलाइजर ऑन करने का ऑर्डर दिया उस लड़के ने और स्टेबलाइजर ऑन करते ही शूटिंग के लिए लाई गई जितनी भी लाइट्स थी, बिजली का कोई भी छोटे से बड़ा जितना भी सामान था वो सब का सब या तो फूट गया या तो जलकर राख हो गया और पूरे होटल का इलाका धुआं धुआं हो गया। इतना बड़ा लाखों का नुकसान, वो भी शूटिंग शुरू होने से पहले। अभी तो आर्टिस्ट के नखरे भी बाकी थे और यहाँ पहले ही दिन ये हाल था। सौरभ का बिल्कुल भी मन नहीं था इस मनहूस जगह पर एक भी पल रहने को। वो उठा और सीधा अपनी वैनिटी वैन में चला गया और दरवाजे को बंद कर लिया। कुछ ही देर के बाद सौरभ सोने की कोशिश करने लगा तो अभी उसे हल्की हल्की नींद अभी आई ही थी कि तभी उसकी नींद एक जोरदार आवाज से टूटी। गाड़ी पर किसी के इतनी तेज पत्थर मारने की आवाज सुनकर सौरभ की नींद एक पल में उड़ गई। उठकर बैठा सौरभ क्या करे क्या नहीं ये सोच ही रहा था जब दूसरी बार ये सुनते ही सौरभ उठा और गाड़ी की खिड़की के पास पहुंचा और बाहर झांककर देखने की कोशिश करने लगा तो अंधेरे में उस पार बेहद हल्की रोशनी में उसे एक परछाई दिखाई दी। देखने पर एक अधेड़ उम्र की औरत लग रही थी। अंधेरे में हल्की रोशनी में सिर्फ एक साया ही दिख रहा था। वो औरत झुकी और कुछ उठाकर उसका हाथ एक बार फिर घुमा और जिस खिड़की पर सौरभ खड़ा था उसका कांच फूटकर चकनाचूर हो गया। गुस्से से आग बबूला सौरभ बाहर निकलते हुए और उसी औरत की तरफ भागते हुए ही बोला, वहीं के वहीं रुक जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। इतना चिल्लाता हुआ सौरभ गाड़ी से उतरकर उस औरत के पीछे भागा। वो औरत और भी तेज अंधेरे को चीरती हुई थोड़ी ही दूर खंडहर पड़ चुकी एक बिल्डिंग की तरफ एक अजीब सी हंसी हंसती हुई उसी तरफ भागी। सौरभ ने भी आओ देखा ना ताओ सीधे उसके पीछे पीछे भागता हुआ उस बिल्डिंग के अंदर चला गया।
और काफी दूर तक उसके पीछे भागते भागते जब सौरभ आखिरकार रुका तो उसे समझ आया कि वो उस बिल्डिंग के किसी अनजान कोने में आ गया है। एक अजीब सा सन्नाटा था वहां। कोई इंसान नहीं, जानवर नहीं, पंछी नहीं, और फिर भी सन्नाटे में एक शोर था। सौरभ चुपचाप खड़ा उस आवाज में खोया हुआ निकलने का रास्ता और उस औरत को ढूंढ रहा था जब एक आवाज सौरभ को साफ साफ सुनाई दी। ये तो किसी औरत की ही आवाज थी। सुनते ही सौरभ ने मन ही मन में सोचा, हो ना हो वो औरत यहीं कहीं होनी चाहिए। एक बार हाथ आ जाए, बताता हूं फिर। इतना सब सोचते हुए सौरभ इधर उधर उस औरत की आती हुई आवाज को सुनता हुआ उसे ढूंढने लगा। चील जैसी नजरें चारों ओर कोई भी कोना नहीं छोड़ रही थी कि वो औरत हाथ भर लग जाए और सौरभ उसकी अकल ठिकाने लगा दे। और सौरभ की ये दुआ ऊपर वाले ने जैसे तुरंत ही सुन ली। एक कोने में वो औरत सौरभ की ओर पीठ किए बस बोले जा रही थी, सौरभ उसे देखते ही ऐसे भागा कि बस उसी की ओर दौड़ा और उस औरत को पीछे से ही गर्दन से पकड़ के कहा, बड़ा शौक है ना लोगों को पत्थर मारने का? हाँ, आ इधर उठ, बताता हूं अभी तुझे दर्द कैसा होता है। और सौरभ का इतना भर कहना ही था कि एक अजीब सी हंसी हंसती हुई उस औरत की सिर्फ गर्दन घूम गई और चेहरा पीठ की ओर हो गया। मुस्कुराती हुई वो औरत अजीब सी आवाज और हंसी के साथ सौरभ को देखने लगी। सौरभ उस औरत को वहां छोड़कर वहां से ऐसे भागा जैसे जिंदगी के पीछे मौत भाग रही हो। भागते भागते सौरभ सीधे अपनी वैनिटी वैन में आकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। लेकिन कुछ ही पलों में वैन के बाहर से एक के बाद एक पत्थर वैन पर आकर लगते गए। सौरभ ने वैन में ही बैठे बैठे अपने हेड टेक्नीशियन कपिल को फोन लगाया और उसे तुरंत अपनी वैन पर आने को कहा। सौरभ और कपिल पुराने दोस्त थे तो ऐसी घड़ी में उसी पर भरोसा था सौरभ को। सौरभ बस वैन में बैठे बैठे अपनी सलामती की दुआएं मांग रहा था जब अचानक पत्थरों के वैन पर पड़ने की आवाज अचानक रुक गई और सूखी पत्तियों पर से किसी के कदमों की करीब आने की आहट आने लगी। और वो कदम वैन के पास आकर जैसे ही रुके तो एक दस्तक की आवाज हुई वैन के दरवाजे पर। सौरभ ये आवाज सुनकर समझ चुका था कि कपिल आ गया है। सौरभ ने उठकर दरवाजा खोला तो उसे एक बार फिर से अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। सौरभ ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर बैठा ही था जब उसका फोन बजा। फोन देखा तो फोन कपिल का था और उठाते ही कपिल ने कहा, भाई दरवाजा तो खोल। बुला लिया फिर खटखटाने पे दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। सौरभ ने इस बार दरवाजा यही सोचकर खोला कि जो होगा देखा जाएगा, और दरवाजा खोलते ही कपिल ने कहा, मुझे तो लगा फिर से दरवाजा मेरे मुंह पे बंद कर देगा तू। क्या हुआ है, इतना घबराया क्यों है तू? इसके जवाब में गाड़ी का दरवाजा बंद करके सौरभ ने कपिल को पूरी बात बताई, जिसे सुनकर कपिल पहले तो हंस पड़ा, लेकिन फिर सौरभ का चेहरा देखकर समझा कि सौरभ झूठ नहीं बोल रहा था, शायद कुछ देखकर डर चुका है। कपिल ने कहा, चल जैसा तू बोल रहा है वैसा अपनी आंखों से देख लूंगा,
तो मानूंगा कि तू सच बोल रहा है। चल मेरा कैमरा लेके चलते हैं, उसमें लाइट भी है तो अंधेरे की भी टेंशन नहीं होगी। कपिल अपने साथ किसी तरह मनाकर सौरभ को दोबारा उसी बिल्डिंग में लेकर गया। कैमरा ऑन करके कपिल ने लाइट ऑन की और अंधेरे में लेंस पे साफ साफ दिखने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज आती गई और लेंस के करीब आते आते पूरी तरह से लेंस को ढक गई। सब कुछ अंधेरा सा हो गया डिस्प्ले स्क्रीन पर। कपिल ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर लेंस को हाथ से साफ करने को हाथ बढ़ाया भर ही था कि तुरंत जैसे ग्रहण हटा हो। स्क्रीन पर सब कुछ दिखने तो लगा था लेकिन काफी धुंधला दिख रहा था। कपिल ने कैमरा की स्क्रीन साफ की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कैमरा बंद करके दोबारा ऑन किया, तब कहीं जाकर साफ साफ दिखा। कपिल ने कैमरा सारे एंगल से घुमा घुमा कर देखा लेकिन कहीं से भी फ्रेम ठीक पूरा नहीं बैठ रहा था। इधर उधर देखा तो बगल के खंडहर की पहली मंजिल उसे ठीक लगी। वहां से थोड़ा और बड़ा फ्रेम मिलता और कुछ ज्यादा बड़ा इलाका कैमरा में दिखता। इसीलिए दोनों दौड़ते हुए ऊपर तक गए और कपिल को बिल्कुल किनारे पर कैमरा लगाने की सटीक जगह मिल गई। कपिल ने कैमरा वहां लगाया ही था जब सामने वही औरत नीचे खड़ी उन दोनों को साफ साफ दिखी। ये देखते ही सौरभ और कपिल दोनों ही तुरंत कैमरा को उठाकर उसी औरत की तरफ भागे। भागते भागते ऊपर से नीचे वो दोनों जा रहे थे और साफ साफ सुन पा रहे थे कि दूसरी तरफ से कोई नीचे से ऊपर आ रहा था। दौड़ते दौड़ते ही दोनों को एहसास हुआ कि रुकना तो दोनों चाह रहे थे लेकिन रुक नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही भागते हुए अचानक दोनों ही सीढ़ियों से गिर पड़े। चोटें दोनों को बहुत आई और कराहते हुए वहां पड़े दोनों सांस को तरस रहे थे कि तभी दिखाई कोई ना दिया लेकिन किसी ने दोनों का सर पकड़ा और उठाया और एक के बाद एक दोनों के कानों में एक ही आवाज गूंजी, सौरभ और कपिल वहां से पूरी जान लगाकर भागे। दौड़ते दौड़ते वैन में पहुंचकर दोनों ने कैमरा निकाला और उसमें शूट हुई उस वीडियो को देखने के लिए अभी कैमरा ऑन किया ही था तो उन दोनों ने उस वीडियो में देखा एक काफी झुर्रियों से भरा हुआ बिल्कुल पीला सा हाथ आया और लेंस को ढक दिया। कपिल का हाथ बढ़ाना और फिर उस पीले से हाथ का अपने आप हटना साफ साफ दिखाई दिया। उस वीडियो में आगे कैमरा ऑन होते हुए दिखाई दिया और फिर जो दिखा वो तो वहां हुआ ही नहीं था। कैमरा ऑन होने के बाद पहली चीज जो दिखाई दी थी वो थी उस औरत की सूरत। बदन में शायद एक कतरा खून का भी नहीं था। बिल्कुल सूखी हुई सीधी निगाहों से वो औरत अपनी लाल आंखों से कैमरे में बिना किसी मुस्कुराहट और बिना किसी जज्बात लिए देखे जा रही थी। उस वक्त वो औरत उन दोनों को आंखों से नहीं दिखी मगर अब वीडियो कैमरा के शूट में सामने साफ साफ दिखाई दे रही थी। वीडियो जब और आगे बढ़ा तो देखा कैसे सौरभ और कपिल ऊपर गए और फिर उस औरत को देखकर नीचे दौड़े। दौड़ते दौड़ते नीचे से भी किसी के ऊपर भागकर आने की आवाज आ रही थी और एक मोड़ पर उस आवाज के साथ हिलते हुए कैमरा में वही औरत हंसकर दौड़ती हुई उनके पास आती दिखाई दी। और दौड़ते दौड़ते नीचे आते वक्त रास्ते में वो दोनों किसी और चीज से नहीं बल्कि उसी औरत से टकरा के गिरे थे। सौरभ और कपिल आंखें फाड़े अपनी सांसों को रोके और खौफ से सूख चुका गला लिए हुए वो वीडियो देख ही रहे थे जिसमें उन्होंने अब आगे देखा कि गिरने की वजह से कैमरा थोड़ा पीछे गिरा था
और उस साफ साफ दिख रहा था कि वो औरत वहीं थी उन दोनों के पास, और वहां आकर चुपचाप बैठी और फिर गाने लगी। और फिर वो औरत उसके बाद पूरे तरीके से उठकर कैमरा के ठीक सामने आकर बैठी और उंगली से दाएं बाएं हिलाकर ना का इशारा करते हुए चेतावनी देकर गायब हो गई। उसके तुरंत बाद सौरभ ने वो पूरा वीडियो डिलीट किया और शूटिंग अगले ही दिन वहां से कैंसिल करवा दी गई। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं। इस घटना के बाद सौरभ ने शूटिंग करना बंद कर दिया है और आज भी सौरभ को अजीब अजीब सपने आते हैं और वही आवाज हर सपने में सौरभ की रूह कपा देती है। कभी कभी जिंदगी में देखे हुए सपने किसी अनजान हादसे के बाद अधूरे रह जाते हैं। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।